ड्यू अपॉलॉजी, कोई डर भय नहीं है कि, लेकिन जो सत्य है कि इन्होंने व्यापार पे ध्यान नहीं दिया। आपने कोला महंगा कर दिया, आपने बालू महंगा कर दिया, आपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगा कर दिया है। यहाँ पर हर चीज की कॉस्टिंग आउट हो जाएगी। अगर आपकी जो लागत इतनी बढ़ जाएगी तो उद्योग नहीं हो सकता। मैं आपको कह रहा हूँ, कोई दिग्गज हो, इकोनॉमिस्ट हो, कोई माने सरकार की तरफ से आए, बोले, हम लोग बैठते हैं, बात करें, उनको बताएं कैसे सस्टेन करेंगे। आप नहीं कर पाएंगे। आप अगर कम्पिटिटिव नहीं है, आप बाजार से बाहर हैं, आपको कोई बचा नहीं सकता। आज गुजरात है, आज बताइए टाटा को यहाँ से जाना पड़ा तो वहाँ तो कार बन रही है आज। अब वो उसी नैनो मॉडल में आपका इलेक्ट्रिक कार बनाने जा रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से सबसे सक्सेसफुल कार होगी, क्योंकि हल्की है, इलेक्ट्रिक के लिए बड़ी सुटेबल है। तो ये भी हमने अपॉर्चुनिटी को, आप ये ध्यान रखिए, व्यापार तभी अच्छा चलेगा जब मेगा इंडस्ट्री आएंगी, उसके साथ छोटी इंडस्ट्री और उससे छोटी माइक्रो लेवल, वो नहीं हो पा रहा क्योंकि बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं। कैसे काम होगा आप मेरे को बताइए। आप बोलते हैं, कहाँ आता है? आए ना भाई, आए तो हम तो सबसे ज्यादा खुश हो। नहीं, लड्डू अगर फूटेगा तो कुछ भोरे हमको भी मिलेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज, हर खबर पैनी नजर। दोस्तों हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में आज हमारे साथ विकास ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बॉस विकास माधोगढ़िया साहब हैं। उनसे हम लोग पूछेंगे आज स्टील उद्योग के बारे में। और हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में उद्योग का माहौल धीरे धीरे अब रंग रूप में आ रहा है, ऐसे सिचुएशन में उद्योग को कहाँ देखते हैं, स्टील उद्योग को विशेषकर वो किस नज़र से, किस तस्वीर में देखते हैं, इन तमाम सवालों को लेकर हमारे साथ विकास माधोगढ़िया साहब है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका युवा शक्ति में। नमस्कार जी। सर विकास ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोग भी जानते हैं, लेकिन आप अगर अपने से अगर इसका छोटा सा संक्षिप्त परिचय दें तो हमारे दर्शकों को उसका काफी लाभ पहुंचेगा। मेनली फाउंड इंडस्ट्री में है जी, और 1948 में हमारे जो परदादा जी थे, उन्होंने एक हमारे उनके मित्र हुआ करते थे सुनील दा, उनके साथ मिलकर जॉइंट वेंचर चालू किया। फिर बाद में सुनील दा 2 साल बाद बोले, भाई आप ही चलाइए, मैं नहीं चला पाऊंगा, कंटिन्यू कर पाऊंगा। तो 1950 से ही हम लोग हैं। उस समय उसका नाम नंदीकेश आयरन फाउंड्री हुआ करता था। वहीं से हम लोग अपना, फिर पिताजी ने 1976 में विकास के नाम से चालू किया। तो आज हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं। आज के दिन हमारा इंडस्ट्रियल कास्टिंग का भी यूनिट है, और हम लोग 20 टन तक की सिंगल पीसेस बनाते हैं कास्टिंग, कैटरिंग टू स्टील इंडस्ट्री, फेडरलाइज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, स्टील मिल्स को दे रहे हैं जी। बंगाल में है, मैं तो खुद यहीं जन्मा हूँ, 55 साल हो चुका हूँ जी। तो 1910 में हमारे दादाजी के भी जो पिताजी थे वो आए थे, तो 110 साल हो चुका है। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे जैसे विकास जी आप बड़े हुए हैं, वैसे वैसे विकास ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज भी बड़ा हुआ, आपके साथ ही कंपनी भी फला फूला। ऐसा नहीं है। क्या क्या नजर से देखते हैं? ऐसा नहीं है, मेहनत किया पिताजी ने जी, उससे पहले दादाजी ने किया, सब कर रहे हैं। हम लोग का जब समय हम लोगों ने किया, भाई जो थे उन्होंने किया साथ में, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब मिलके काम करते हैं। इस्पात उद्योग को किस नज़र से देखते हैं आपके नज़र में इस्पात उद्योग की क्या परिभाषा है और किस प्रकार से जो उद्योग चल रहा है वर्तमान समय में, उसको क्या क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, इस्पात के साथ फाउंड्री जो जुड़ा है वो मदर इंडस्ट्री जी। एक समय में यहाँ पर जूट मिल हुआ करती थी, बहुत ज्यादा। जूट मिल में मैक्सिमम जो मशीनरीज थी वो आपकी CI की होती थी, कासा है। समय परिवर्तन हुआ, धीरे धीरे जूट मिलों की अवस्था खराब हुई, इसका जो फॉलोआउट फाउंड इंडस्ट्री के ऊपर काम घटा। चाय बागानों की अवस्था खराब हुई, चाय बागान भी बहुत बड़ा कंज्यूमर है हमारा प्रोडक्ट का, उसके कारण खराब हुआ। फिर रोलिंग मिल्स खराब हुई थी, लेकिन फिर कुछ 1990 में करीबन आपके जो फेरोलाइज आए यहाँ पर, उसके कारण कुछ काम बढ़ा फाउंड्री का। देखिए, मेन एक्सपोर्ट है, लेकिन जो कास्टिंग यहाँ कैटर होती थी, जो इंडस्ट्री थी, जूट थी, आपका चाय था, या और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री थी, वो यहाँ व्यापार का जो ताना बाना वो बिगड़ चुका था, और उसका नुकसान सबको उठाना पड़ा। हम पुराने प्लेयर थे तो बचे हुए हैं, कर रहे हैं। हम लोगों ने तो 7 साल पहले भी इन्वेस्टमेंट कास्टिंग लाई थी। आज ईस्टर्न इंडिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कास्टिंग यूनिट है, इसमें हम लोग रेलवे का भी काम करते हैं,
स्टेनलेस स्टील का काम करते हैं, एरोनॉटिक का काम कर रहे हैं जी। वो बहुत जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं सूक्ष्म काम है। और खासतौर पर अगर कहा जाए पश्चिम बंगाल में हावड़ा जिला या पश्चिम बर्धमान जिला, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्पात के कारखाने हैं और बहुत लोगों को अगर कहते हैं कि इस्पात का केंद्र माना जाता है वो ये जो 2-3 जिले हैं, उसमें आपकी भी बहुत सारी फैक्ट्री लगती है। तो आप ऐसा मतलब आपके नज़र में और भी बहुत सारे जिले में इस प्रकार के और भी हम लोग तैयार कर सकते हैं जो कि खेती युक्त जो जमीन है उसको भी हम लोग अगर वो काम में ना आए तो ऐसे में वहाँ भी फैक्ट्रीज लग सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपको जहाँ भी जमीन चाहिए हम लोग देने के लिए तैयार है। सरकार की तरफ से क्या अपेक्षा करता है? देखिए, उद्योग लगाने के लिए आपको 3-4 चीज चाहिए। आपकी लेबर उपलब्ध हो, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी बिजली की दर क्या है और बिजली की अवेलेबिलिटी वहां है कि नहीं। अब देखिए, जिंदल आया था तो जंगल बहन में गया, वो बंद हो गया। तो बर्धमान अपने आप में आपका डीपीएल है, डीवीसी है, उनका पावर कम है। जब तक ये ट्रांसफर ऑफ पावर जिसको आप बोलते हैं ना, जैसे पोर्टेबिलिटी, आप जैसे एयरटेल का फोन है आपका तो वोडाफोन ले सकते हैं बिल्कुल। तो उस जो जब तक नहीं आएगा तब तक यहाँ उद्योग नहीं सुधरेगा। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। और आपकी जो 10 रुपए यूनिट में देखिए इंडस्ट्री नहीं चल सकती। देखिए, मैं सरकार की बुराई तो नहीं करूंगा लेकिन मैं उनको नंबर भी नहीं दूंगा। वर्तमान सरकार जब से आई है इनका ध्यान व्यापार पर है ही नहीं। मैं यही बोलूंगा विद ड्यू अपॉलॉजी, कोई डर भय नहीं है कि, लेकिन जो सत्य है कि इन्होंने व्यापार पे ध्यान नहीं दिया। देखिए, आपने कोला महंगा कर दिया, आपने बालू महंगा कर दिया, आपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगा कर दिया। परिस्थिति ऐसी है यहाँ पर हर चीज की कॉस्टिंग आउट हो जाएगी। अगर आपकी जो लागत इतनी बढ़ जाएगी वहाँ उद्योग नहीं हो सकता। मैं आपको कह रहा हूँ, कोई दिग्गज हो, इकोनॉमिस्ट हो, कोई मैंने सरकार की तरफ से आए बोले, हम लोग बैठते हैं बात करें तो उनको बताएं कैसे सस्टेन करेंगे। आप नहीं कर पाएंगे। आप अगर कम्पिटिटिव नहीं है, आप बाजार से बाहर हैं, आपको कोई बचा नहीं सकता। आज गुजरात है, आज बताइए टाटा को यहाँ से जाना पड़ा तो वहाँ तो कार बन रही है आज। अब वो उसी नैनो मॉडल में आपका इलेक्ट्रिक कार बनाने जा रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से सबसे सक्सेसफुल कार होगी क्योंकि हल्की है, इलेक्ट्रिक के लिए बड़ी सुटेबल है। तो ये भी हमने अपॉर्चुनिटी खोया। तो यहाँ बिजनेस, और ये ध्यान रखिए, व्यापार तभी अच्छा चलेगा जब मेगा इंडस्ट्री आएंगी, उसके साथ छोटी इंडस्ट्री और उससे छोटी माइक्रो लेवल पर। वो नहीं हो पा रहा क्योंकि बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं है। कैसे काम होगा आप मेरे को बताइए। आप बोलते हैं कहाँ आता है? आए ना भाई, आए तो हम तो सबसे ज्यादा खुश होंगे। नहीं, लड्डू अगर फूटेगा तो कुछ बोरे हमको भी मिलेंगे। माधवड़िया साहब, 30 दिन भी अभी नहीं बीता है और 3 लाख से 46,000 करोड़ रुपए का जो प्रस्ताव का जो विश्व बांग्ला सम्मेलन में खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया, तो आपके नजर में वो ऐलान क्या है? वो क्या प्रस्ताव क्या है? नहीं, ऐलान होना और पैसे आना दो अलग अलग चीजें। देखिए, अडानी है, उनको आना है, पोर्ट में आना है, रिलायंस है, ऑप्टिकल फाइबर में आना है। मैं उसको इन्वेस्टमेंट नहीं मानता। इन्वेस्टमेंट रियल टर्म्स में इंडस्ट्री को आना है। आप यहाँ से बना के पूरे हिंदुस्तान में माल भेजिए। अब हम क्या बोलते हैं, मोदी जी बोलते हैं हमको सब एक्सपोर्ट करना है, हम खुद बनाएंगे। तो मेड इन बंगाल होना चाहिए ना। जो 1970 के दशक में हम थे, हम जीडीपी का जो 65% हम प्रोड्यूस करते थे, आज हम 4% पे आ गए। क्यों आ गए? इसका जवाब तो देखिए देना होगा। चाहे सीपीएम वाले जो थे पहले वो दें, चाहे आज टीएमसी है वो दें। बीइंग ए बंगाली, आई एम बोर्न ओवर हियर, तो हम तो अपने आप को बंगाली ही मानते हैं, कोई माने चाहे ना माने। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप समस्या को पकड़िए, समस्या को पहचानिए, तब दवाई दीजिए। आप सिम्टम्स पे काम कर रहे हैं और बहुत अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम हो रहा है। कोई लाभ नहीं होने वाला, कोई लाभ होने वाला ही नहीं है। यहाँ कोयला है, लेबर है, स्किल्ड लेबर है, बुद्धिमान लोग हैं, पूंजीपति हैं जो पैसा लगाना चाहते हैं। लेकिन अगर कॉस्टिंग ही नहीं आएगी, कोई चीज आप बना करके बेच ही नहीं पाओगे, तो आप व्यापार क्यों लगाओगे, बिजनेस क्यों लगाओगे? तो आपके नजर में फिर समस्या क्या है? समस्या सरकार को सुलझानी है। सरकार को बिजनेस करने के लिए ईज ऑफ बिजनेस को ठीक करना पड़ेगा। बिजनेस करने के लिए माहौल तैयार करने की ज्यादा दरकार है, डायरेक्ट सपोर्ट। देखिए, इनका एक सपोर्ट है, ये बंद को नहीं करते, यूनियन भी इन लोगों ने हटा दी है।
कि यूनियन को सपोर्ट नहीं करते, दीदी बंद का विरोध करती है, ये सब अच्छी चीजें हैं। लेकिन व्यापार के लिए आप एक समग्र पॉलिसी लाएं कि भाई मेरा माल यहाँ बने तो यहाँ भी कंज्यूम हो और हम बाहर स्टेट में भी दें। कि आप वो इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, आप सब्सिडी कुछ दें, प्रोत्साहन कुछ दें, आप तो दे नहीं पा रहे हैं ना। आप दे सकते हैं, आपका पैसा कहीं और चला जा रहा है। मैं उसको बोल के राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता, बिल्कुल। लेकिन आपको देखिए बिजनेसमैन को लाना होगा। देखिए टैक्स की आपको छूट, आपको कुछ सब्सिडीज जो कि पहले थी, सीपीएम के समय थी, मिलती थी, अभी सब बंद। अच्छा माधुरी साहब, मैं आपको रोकूंगा। जहाँ तक हम लोग को पता है और हम लोग देखते भी हैं कि जो कोई बिजनेसमैन होता है वो जब कोई कहीं नई सरकार बनती है तो वो सरकार को पहले बहुत दूर से बैठकर उसको नोटिस करता है कि ये सरकार कितने दिन चलेगी, ये सरकार का एजेंडा क्या है, ये कैसे काम कर रही है। जब बिजनेसमैन ने देखा कि यहाँ 2011 में एक नई सरकार आई और वो सरकार लगातार 2 चुनाव जीत गई और जब वो तीसरे चुनाव के पायदान पर आई तब लोगों ने सोचा कि नहीं, अब हम लोग बंगाल का रुख करेंगे। और यही वजह है कि विश्व बांग्ला सम्मेलन में बड़े बड़े उद्योगपति ने शिरकत की और उन्होंने बंगाल का रुख किया। तो अब जब माहौल बन रहा है, अब जब मुख्यमंत्री खुद ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही हैं कि अब यहाँ पर विकास होगा, अब यहाँ पर जब जो आप खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि यूनियन बाजी बिल्कुल खत्म कर दी गई तृणमूल की तरफ से, तो अब जब माहौल बनने लगा, अब जब फैक्ट्रीज, जब बड़ी बड़ी कंपनियां, विप्रो है, बजाज है, अडानी है, ऐसी कंपनियां जब बंगाल का रुख करने लगी, तो आप दूरबीन से ये देखकर कह रहे हैं कि अभी भी कुछ बाकी है, कहीं ना कहीं कुछ छूट बाकी है। ईमानदारी से काम करने की दरकार है। वो जब तक आप नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। आप बोलते रहिए, पॉलिटिकल स्टंट होगा, कुछ नहीं। इसका मतलब है कि आप प्रस्ताव को आप कुछ नहीं मानते? नहीं, प्रस्ताव को मानता हूं। उनकी इच्छा भी होगी, जरूर चाहती होंगी कि बंगाल का भला हो, यहाँ की जीडीपी बढ़े और बढ़ भी रही है। लेकिन वो क्या बढ़ रही है? गोडाउन आ रहे हैं, उससे तो कोई उत्पादन नहीं होता। आप खाली यहाँ क्या हो गया, आपने एक तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल खोल लिया है कि हम आसाम को माल देंगे, हम नॉर्थ ईस्ट को देंगे, ये बिकमिंग ए ट्रेडिंग हब। लेकिन बंगाल का जो ताना बाना था वो तो ट्रेडिंग हब का था नहीं, वो तो मैन्युफैक्चरिंग था। आज मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रॉफिट है, जो मैन्युफैक्चरिंग में आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, वो डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं होगा। 1-2 लाख फुट की गोडाउन है, उसमें 15 आदमी काम करते हैं। एक अगर 2 लाख फुट की फैक्ट्री बनेगी उसमें 200 लोग काम करेंगे। 200 लोग से एक आदमी के पीछे 4 भी व्यक्ति हैं तो 1000 लोगों को काम मिलेगा। लेकिन नहीं मिल रहा है। तो माधुरी साहब, जब ट्रेन में जगह नहीं होती है, जब लोग बैठने के लिए जगह ढूंढते हैं, तो जब बैठेंगे तभी तो, जब ट्रेन आगे बढ़ेगी तब तो वो फिर अपने हाथ पांव को सीधा करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद वो सोने की कोशिश करेंगे। तो अब जब बंगाल में धीरे धीरे बिजनेसमैन लोग का आना शुरू हुआ, तो अब जैसा कि आप कह रहे हैं कि गोडाउन की तरफ वो आकर्षित हो रहा है, तो पहले वो गोडाउन करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे एम्प्लॉयज बढ़ेंगे, उसके बाद वो अपना जो बजट है वो बढ़ाएंगे। तो सरकार का, बंगाल का और हमारा भला, सर्विस सेक्टर अच्छा कर रहे हैं। आप सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी डेवलप कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड इकोनॉमी डेवलप नहीं कर रहे हैं। आज 9000 कारखाने, बताइए, हम 10 करोड़ बंगाली हैं यहाँ पर, हमारे सिर्फ 9500 कारखाने चल रहे हैं, छोटे बड़े सब ले लीजिए। ये तो मेरे को हंसी लगती है, मैं क्या बोलूं। तो आपके हिसाब से कितना होना चाहिए लगभग? लाख तो होने चाहिए। आप मेरे को बताइए ना भाई, युवा बेरोजगार क्या, सबको काम मिला हुआ है क्या? ईमानदारी से बात करिए। अच्छा, सरकार सबको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती, आपको स्वरोजगार क्रिएट करना पड़ेगा। आप बिजनेस कीजिए, रोजगार क्रिएट कीजिए, जो मोदी जी भी बोलती है ये आप जॉब सीकर मत बनिए, जॉब गिवर बनिए। तो बनने के लिए तो माहौल चाहिए ना। आप किसको बेचेंगे? आपका कॉस्टिंग ही नहीं है, आपको सुविधा ही नहीं है। 10 रुपया किलो आपकी पर यूनिट आपकी वो रेट है, जो कि मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा है। मेरे को बताइए कैसे होगा बिजनेस, बताइए ना कैसे होगा। लेकिन आप एक सफल उद्योगपति हैं और विकास ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो कंपनीज है उसका पश्चिम बंगाल में इतना सुनाम है, और आपको भी सर पता है कि लगभग 96,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार जो है, बंगाल सरकार को दे नहीं रही है। कितनी बार इसकी चिट्ठी जो है हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी जी को लिखी, लेकिन इसके बावजूद वो पैसा नहीं मिल रहा है। जीएसटी, अगर वो पैसा न आए, अगर वो पैसा सरकार को, राज्य सरकार को न मिले, तो फिर किस पटरी की बात होती है, किस विकास की बात होती है, किस उद्योग की बात होती है? जीएसटी के अकाउंट का बात कर रहे हैं आप? देखिए, राजनीति तो है, केंद्र भी कर रहा है राजनीति, पैसा तो मिलना चाहिए, अगर उनका हक है। हमने आपको कमा के दिया है, हमारे बंगाल का पैसा है, बंगाल में आए, बंगाल के लोगों पर खर्च हो।
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, कुछ किया जाए तो अच्छा ही होगा। नहीं दे रहे हैं, बहुत बड़ी गलती है। तो आप मान रहे हैं कि केंद्र सरकार और राजनीति से ऊपर हम नहीं उठ पा रहे हैं। और देखिए, इसके पीछे सिर्फ मैं केंद्र सरकार को दोष दूं, ये भी गलत है। यहाँ जो कॉन्फ्रेंट्रेशन की राजनीति आज नहीं है, ये सीपीएम के समय से चली जा रही है। हम ही हमारे मत देखिए, केंद्र कोई बाहर का कोई बाहरी सरकार नहीं है, अपनी देश की सरकार है। उससे आप इलेक्शन लड़ते वक्त प्रतिद्वंद्विता कीजिए, कोई असुविधा नहीं। आप इलेक्शन में तो करेंगे, करना भी आपका धर्म बनता है, लेकिन इलेक्शन के बाद अपने भेदभाव भूल करके आपको एज ए यूनिट काम करना है। वो नहीं हो पा रहा है बंगाल में, पिछले 50 वर्षों से नहीं हो पा रहा। उसका खामियाजा ना भुगत रहे हैं। लेकिन लाख रुपए का सवाल ये भी है कि केंद्र को भी तो ये समझना चाहिए कि जो राज्य की जो सरकार है वो भी कोई विदेश की सरकार नहीं है, बल्कि अपने ही राज्य की, अपने ही देश में एक राज्य है और उसकी वो मुख्यमंत्री हैं। उन्हें भी तो देखना चाहिए। आप एक तरफ 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, और वहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं और इन्वेस्टर से कहते हैं कि आइए उत्तर प्रदेश आइए और विकास कीजिए। लेकिन जब दीदी स्वयं जाकर प्रधानमंत्री जी से मिलती हैं, चिट्ठी देती हैं कि आप आइए विश्व बंगला सम्मेलन में, और अगर आप आते हैं तो यहाँ पर और भी इन्वेस्टर आएंगे, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं पहुंच पाते हैं किन्हीं कारणों से। तो ऐसे में तो पश्चिम बंगाल जो है वो सिर्फ मुख्यमंत्री के भरोसे ही टिका हुआ है, और अगर दीदी कुछ करना चाह रही है तो यहाँ के उद्योगपतियों को तो दीदी का साथ देना चाहिए। नहीं, उद्योगपति तो साथ ही है, कौन नहीं है। देखिए, आज के दिन टेक्नोलॉजी का जमाना है। 5 साल बाद आप जो आज उद्योग लगा रहे हैं वो जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। तो इसके पीछे इतना आसान नहीं है। देखिए, बैंक के जो इश्यूज आए हैं, जो आपकी डिफॉल्ट हुए हैं, आज के दिन पैसा मिलना बहुत मुश्किल है, फिर उसके बाद आपकी कॉस्टिंग ना हो। और देखिए, अगर दीदी को चाहिए, उनसे कॉम्पिटिशन बंद करें ना भैया, ले आए उनको, बीजेपी से प्रधानमंत्री को बोले कि भाई बंगाल से लड़ लीजिए, आप इलेक्शन लड़ा के भेज दीजिए कि प्रधानमंत्री को हम आपको भेजते हैं यहाँ से, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, उससे मतलब नहीं है, देश के प्रधानमंत्री है ना। अब जिताइए, देखिए बंगाल का भला करेंगे। लड़ाई झगड़ा छोड़ना पड़ेगा। देखिए, समन्वय की राजनीति करनी पड़ेगी। राजनीति गलत जगह जा रही है, गलत, ठीक नहीं है। लेकिन उसका जो असर है वो सीधे तौर पर अगर विकास उद्योग को पहुंचेगा तो उद्योग को अगर कोई भी असर पहुंचता है तो विकास को तो पहुंचेगा ही, और विकास आप ही हैं। मेरा तो नाम ही नाम है। देखिए, देश हित के लिए निज स्वार्थ को छोड़ करके आगे बढ़ने की जिसमें इच्छा शक्ति होगी वही काम कर पाएगा, चाहे ममता दीदी हो, चाहे मोदी जी हो। देखिए, लड़ाई लड़ना इलेक्शन तक ठीक है, उसके बाद लड़ाई लड़ना ये निम्न स्तर की राजनीति है। ये इसमें मैं विश्वास नहीं करता, और इसका नुकसान बंगाली समाज को ही होगा, 10 करोड़ बंगालियों को ही होगा, और भुगत रहे हैं वो पिछले 50 साल से भुगत रहे हैं। और एक सवाल मेरे मन में और आता है विकास जी की, अगर समझ लीजिए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर इसी तरह से खींचतान करती रहे तो इससे कहीं ना कहीं जो उसका जो खामियाजा है वो उद्योग तो भुगत ही रहा है, और अगर उद्योग भुगतेगा तो उसका खामियाजा हम लोग भी भुगत रहे हैं। हम लोग जितना भी ढोल बजा दे कि भाई उद्योग आ रहा है तो उससे फायदा होगा, लेकिन अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच के जो पेंच है उसमें अगर उद्योग फंस जाता है तो उसका जो खामियाजा है किसे मतलब पहुंचेगा, ये आप बताइए। नहीं, देखिए, वो तो हो ही रहा है, यहाँ कोई नई इंडस्ट्री आती नहीं है। आज बिहार में देखिए, आपके एथेनॉल के कारखाने लग रहे हैं, शाहनवाज जी काम कर रहे हैं, भाई कोई यहाँ पर क्यों नहीं करता? आप भी लाइए एथेनॉल के कारखाने, यहाँ चावल पैदा होता है। अभी तो सारा बेस्ट आ रहा है कि भाई गन्ने से नहीं बनाना है, अनाज से भी बनाना है, तो आप लाइए। लेकिन कहाँ आते लोग, कहाँ आ रहे? बहुत बड़ी बात कही है। और चलिए दोस्तों, विकास ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बॉस, सुपर बॉस जो है विकास माधोगड़िया साहब, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम करें तो इससे कहीं ना कहीं विकास तो होगा ही, और अगर विकास हम लोग चाहते हैं तो उद्योग का केंद्र बनाना पड़ेगा पश्चिम बंगाल को, और पश्चिम बंगाल में अगर उद्योग लगेगा तो हम लोग जो है वो भली भांति सांस ले पाएंगे, और उससे कहीं ना कहीं उद्योग और विकास दोनों पटरी पर चलेंगे। दोस्तों, आप लोग देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज, हर खबर पैनी नजर। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।